बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनके सियासी मुस्तक़बिल और उनके जो है वो क्या उनकी सियासत का जो मुस्तक़बिल है वो ख़त्म होने जा रहा है या वो मज़ीद जो है वो ताकतवर बनकर जो है वो सामने आएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म इस हवाले से बारहा अपने जो है वो पुख्ता अज़ाइम का जो वो इजहार करते रहे हैं कि जब तक वो ज़िंदा हैं ना तो वो किसी के सामने झुकेंगे ना किसी के सामने कौम को झुकने देंगे। और दूसरा ये कि करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान जिहाद जो है वो कर रखा है और वो किसी को किसी सूरत NRO नहीं देंगे। और इसी तनाज़र में पूरे 3.5 साल उन्होंने अपोजिशन के साथ हाथ तक मिलाना भी गवारा नहीं किया, वो खा किसी भी किस्म के अहम कौमी इशूज़ ही क्यों ना हो, उन्होंने अपोजिशन को इस पे जो है वो बात करना भी जो है वो गवारा नहीं किया। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए टैक्स कवानीन में एक ऐसी तरमीम की कि जिस पे जो है उनके तमाम बयानिए पे जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। और माहिरीन का ये कहना है कि बाकी जो है वो जिस तरह उनके जो एक कॉल बन गया था कि यू टर्न, कि बाकी यू टर्न्स की तरह उन्होंने शायद इस मामले में भी अहम यू टर्न लिया है। और वो अमेंडमेंट जो की गई थी वो थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 216। उस सेक्शन 216 के ज़रिए इमरान ख़ान ने ख़ुद को और उस वक़्त के जो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे और इसी तरह जो शहजाद अकबर जो थे एसेट रिकवरी यूनिट के और अपने दीगर करीबी साथियों को एक बहुत बड़ा जो है वो NRO दिया, वो था जस्टिस काजी फायद ईसा केस के मामले में। चूँकि जस्टिस काजी फायद ईसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपना फ़ैसला दे चुकी, उसके जो कार्रवाई भी रोक दी गई, तमाम चीज़ों को जो है वो गैर कानूनी भी करार दे दिया गया। उसके बाद फिर ख़ुद जो है वो इमरान ख़ान साहब अपनी जो है वो मीडिया के सामने 1 से 2 बार जो वो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि काजी फायद ईसा केस में उन्होंने जो है वो गलत किया, जो FBI से मुतल्लिक़ जो उनकी मालूमात लेके उसकी बुनियाद पे जो रेफरेंस वगैरह बनाया। और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि कानून के मुताबिक जो है वो FBI इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं कर सकता और ये किसी वक्त पे जो है वो इमरान ख़ान और उसकी टीम के गले पड़ जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर सेक्शन 216 को अमेंड करके उसमें एक ऐसी क्लास शामिल की थी कि जिसमें ये कहा गया था कि इस कानून को ऐसे समझा जाए कि जब से ये कानून बना है उस वक़्त से ये क्लास इसमें शामिल है। तो मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक अल्फाज में ये वाज़े किया था कि वो जो है वो जो इमरान ख़ान ने ख़ुद को और अपनी टीम को NRO दिया है इस कानून को वो ख़त्म करेंगे, वापस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि जो बंदा कह रहा है कि मैं NRO नहीं दूंगा और वो ख़ुद अपने आप को NRO दे के चला जाए। लेकिन जब फाइनेंस बिल आया तो उसमें उस सेक्शन 216 उसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमेंडमेंट की गई थी उसकी वापसी का कोई जिक्र नहीं था। तो उनसे इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इस बात को फिर एतराफ़ किया कि वाकई ये जो है ओवरलुक हो गया और हम इसको देखेंगे। मगर साथ ही बैठे उनके चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसिम अहमद ने उसकी जो है वो वजाहत की और बताया कि चूँकि वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो उसमें अमेंडमेंट की गई थी और उस ऑर्डिनेंस की एक मियाद होती है, उस मियाद के बाद अगर ऑर्डिनेंस को जो है वो प्रोमलगेट नहीं किया जाता या उसको जो है पार्लियामेंट में पेश करके उसकी मंजूरी लेके एक्ट की सूरत में लागू नहीं किया जाता तो वो खुद ब खुद जो है वो नॉन वैलिड और ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा हुकूमत ने जो है उस ऑर्डिनेंस को इसमें जो है वो फाइनेंस बिल में शामिल नहीं किया। तो इसलिए वो जो 216 सेक्शन में जो अमेंडमेंट करके इमरान ख़ान और उसकी टीम ने ख़ुद को एक NRO दिया था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो लिहाजा उससे ये मतलब बनता है कि क्या हुकूमत जो है वो क्या इस मामले को लेके और बाकी चीज़ों को लेके क्या काजी फायद ईसा केस जिसमें कि खुद इमरान ख़ान इस बात का जो है वो एतराफ़ भी कर चुके हैं कि उनसे गलती हुई है, और अगर वो एतराफ़ कर चुके हैं तो एतराफ़ के बाद तो फिर जो है वो कार्रवाई और भी आसान हो जाती है। तो क्या आने वाले दिनों में हुकूमत इस मामले को लेके काजी फायद ईसा के केस के मामले को लेके क्या इमरान ख़ान और इनके जो साथी थे जो इस केस में शामिल थे उनके ख़िलाफ़ क्या ये जो है वो घेरा तंग करने जा रही है? क्योंकि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि अब इमरान ख़ान के जो है वो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ हल्कों में बात ये होना शुरू हो गई है
कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो इमरान खान का जो बयानिया है वो जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाएगा और शायद आने वाले दिनों में तारीख़ के दूसरे असगर खान जो है वो इमरान खान बनने जा रहे हैं। ये तो खैर वक्त बताएगा, और ये भी वक्त ही बताएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो उस जो NRO जिसका दावा किया जा रहा था कि शायद इमरान खान ने अपने आप को दिया, क्या अब उस ऑर्डिनेंस के ख़त्म होने के बाद इस मामले को उठाएगी, या 2023 तक का इंतज़ार किया जाएगा कि नए चीफ जस्टिस आएँ और फिर उस दौर में जो है इन मामलात को उठाया जाए और फिर कोई कार्रवाई की जाए। और दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि पहले तो तोशाखाना केस, उसमें घड़ियाँ, और फिर उसमें जो है वो इमरान खान साहब की जो दौलत में जो है वो 250% इजाफा हुआ, उसके तज़किरे हो रहे थे। अब एक रिपोर्ट आई है ऑडिट के हवाले से कि उसमें ये इस बात का पहला ये बड़े स्कैंडल का इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो कोई 350 अरब रुपए के लगभग जो है वो कोई ऐसे एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं कि जो कि खुफिया है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब उस पर मज़ीद जो है वो प्रॉप किया जा रहा है। अब बात ये है कि इस हुकूमत का इम्तिहान होगा, वो तो वैसे ही जो है वो मेहमान हुकूमत जो है वो तस्वर किया जा रहा है कि शायद इमरान खान भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि 1.5-2 महीने में शायद हुकूमत ये चली जाएगी। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत 1.5-2 महीने में जाती है या अपनी मियाद पूरी करती है, और अगर अपनी मियाद पूरी करती है तो क्या ये भी एहतसाब के उस बयानिए को लेके चलती है, जबकि एहतसाब का जो इदारा है उसका तमाम जहर भी जो है वो निकाल दिया गया है। तो ऐसे में अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कोई तहकीकात शुरू भी की जाती हैं, क्या वो अपना असर दिखा भी सकेंगी, या ये भी सियासी इंतकाम की जो है वो नज़र हो जाएगा। जी।